नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रविवार को बनबसा में होगा योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम। मुख्यमंत्री धामी होंगे मुख्य अतिथि। देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बना उत्तराखंड। केंद्रीय मानक को पछाड़कर 98.7% साक्षरता दर की हासिल। इंटरनेट मीडिया पर कट्टरपंथी विचारधारा का तेजी से प्रसार। उत्तराखंड एसटीएफ ने निगरानी बढ़ाई, साबर कमांडो तैनात। सरकारी कर्मचारी पर SC/ST एक्ट में FIR से पहले प्रशासनिक जांच जरूरी। उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। टीबी अभियान की धीमी प्रगति पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जताई नाराजगी। 60% से कम स्क्रीनिंग वाले जिलों पर कार्रवाई के निर्देश। उत्तराखंड में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस भाजपा में टकराव जारी। कांग्रेस ने धर्म विशेष को निशाना बनाने का लगाया आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नैनीताल को रेंटल बाइकों को लेकर प्रशासन अब पूरी तरीके से सख्त हो गया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा रेंटल बाइकों के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। कई रेंटल बाइकर संचालन और पर्यटक नियमों का अंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिनों जिले में 70 से अधिक रेंटल बाइकों के चालान किए गए और आने वाले दिनों में अभियान और तेज किया जाएगा। प्रशासन और RTO की टीमें लगातार कार्रवाई में जुटी हुई हैं। इसमें जो रेंटल बाइक्स हैं उसको लेके माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा कुछ गाइडलाइंस निर्धारित की गई हैं, उनके अनुपालन की अपेक्षा भी की गई है। तो रेंटल बाइक खास तौर पर वो स्वरोजगार के लिए होती है। अगर उसमें कोई दीगर आदमी उसका संचालन करता है, खास तौर पर संचालन से भी उतनी समस्या नहीं है। जो सीमित हमारी सड़कें हैं उनकी जो वाइडनिंग है उसमें जो पैदल यात्री हैं और उसमें स्टंट की तरह संचालन करना या दुर्घटना को न्योता देना, इन बातों को लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। डोईवाला में सुसवा नदी पर निर्माणाधीन सत्तीवाला बुल्लावाला डबल लेन पुल का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। स्वतः पुल परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी तथा बरसात के मौसम में होने वाली समस्याओं से भी निजात मिलेगी। मीटर लंबा ब्रिज है हमारा। इसमें 6 दरें हैं, यानी 7 फाउंडेशन है हमारी, और ये 17.57 करोड़ का वर्क है मेरा। और प्री स्ट्रेस कंक्रीट ब्रिज है, मतलब एक तरह से मॉडर्न टेक्निक में आती है आजकल। प्री स्ट्रेस यानी कंक्रीट को बाद में प्री स्ट्रेसिंग किया जाता है। स्पेशल स्टील जो सामने आप देख रहे हैं, ये स्टील अंदर डाल के इसको टाइट किया जाएगा मशीन के माध्यम से, और उसी के माध्यम से जो है आपका लोड आएगा। कितना काम हो चुका है इसमें साहब? लगभग 40% काम सर मेरा हो चुका है। कालाढूंगी के प्राचीन शिव मंदिर में आयोजित होने वाली 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के शुभारंभ से पूर्व मुख्य भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा का शुभारंभ रौखड़िया हनुमान मंदिर से हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। यात्रा में महिलाओं और पुरुषों ने सिर पर कलश धारण कर नगर भ्रमण किया तथा पूरे मार्ग में भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला।
प्राचीन शिव मंदिर कालाडूंगी में महापुराण भगवत गाथा का प्रसारण किया जा रहा है। और हमारे पूजनीय श्री शैलेंद्र शास्त्री जी यहाँ पधारे हैं वृंदावन से, उनके द्वारा ये प्रसारण किया जा रहा है और कालाडूंगी की काफ़ी जनता यहाँ आकर उसका लाभ उठा रही है। मेरा अनुरोध बाकी सभी जनता से ये है कि सभी लोग आएँ और अब इस कथा का प्रसारण सुने और लाभ उठाएँ। मेरी समस्त कालाडूंगी की जनता से विनम्र प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि यहाँ शिव मंदिर प्रांगण में जो कथा भागवत कथा आयोजित की जा रही है उसमें आप सब लोग आएं, पधारें, उस कथा का रसपान करें। उस कथा के व्यास हैं वृंदावन से पधारे हुए परम श्रद्धेय श्री शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री। वो आपको उस कथा के विषय में बताएंगे जिसका कि बहुत कम लोगों को ज्ञान है। कथा क्या है, उसका क्या महत्व है, कथा में क्या क्या वो आयोजन होते हैं, वो सब एक बार आप आइए, दिव्य अनुभूति का अनुभव करेंगे। यहाँ मध्य प्रदेश सिवनी से इस कथा को श्रवण करने के लिए आई हूँ। बड़े हर्ष के साथ में कालाडूंगी नैनीताल की पुण्यवती धरा पर 19 जून से लेकर के 25 जून पर्यंत श्रीमद् भागवत महापुराण का विशाल आयोजन किया गया है। मैं कालाडूंगी एवं क्षेत्र के भक्तों से निवेदन करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक मात्रा में अपने घर परिवार वालों को लेकर के, इष्ट मित्रों को लेकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए कालाडूंगी के सिद्ध स्थान प्राचीन शिव मंदिर पर आएँ और भागवत कथा को श्रवण करें। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा नियमों को ताक पर रखकर बद्रीनाथ स्थित ऐतिहासिक लक्ष्मी नारायण मंदिर को डिमरी पंचायत के को पात्र 35,000 रुपये सालाना लीज पर दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर अहम सुनवाई हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने अब इसकी अंतिम सुनवाई के लिए 2 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे वकील ने कोर्ट के सामने एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया है। सरकार ने कोर्ट को साफ तौर पर अवगत कराया है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर को लीज पर दिए जाने को लेकर मंदिर समिति द्वारा राज्य सरकार से ना तो कोई अनुमति ली गई है और ना ही सरकार ने ऐसी कोई मंजूरी दी है। सरकार के इस बयान के बाद मंदिर समिति की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ कमेटी टेम्पल कमेटी का एक्ट जो 1939 का, उसका सेक्शन 17 क्लियर कहता है कि अगर टेम्पल कमेटी की कोई भी संपत्ति जिसकी वैल्यू 1,000 रुपये से अधिक है, उस प्रॉपर्टी को अगर किसी को लीज पर देना है या किसी को हैंडओवर करना है तो उसके लिए सरकार की प्रायर परमिशन बहुत ज़रूरी है। तो टेम्पल कमेटी ने उस कानूनी जो प्रावधान है उसको वायलेट करते हुए बिना सरकार की अनुमति के महालक्ष्मी टेम्पल जो बद्रीनाथ मंदिर के अंदर एक स्थित है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि नए वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत वक्फ संपत्तियों पर अबाध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश भर में ऐसे लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर न्यायालय के आदेश के बाद कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शम्स ने कहा कि मुख्यमंत्री धाबी जल्द ही इस संबंध में बैठक कर सकते हैं, जिसके बाद जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। वो मकान मेरे नाम मैंने आपसे मकान खरीद अपने मुझे सेल करवाया। अब जो मकान है आपका 2000 से पहले का, वो मकान मेरे नाम रहने वाले हैं तो किसी का बाप कोई योजना सुन तो लीजिए, कोई योजना नहीं रोक सकती उत्तराखंड में जो 2015 के बाद आ रही है और वो सरकारी मैंने आपसे मकान जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर, क्योंकि जो नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है उसमें स्पष्ट है कि जो मुतवल्ली या जो
मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है। अगर वो कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर उसके खिलाफ वक्फ बोर्ड कार्रवाई करेगा। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में जगह जगह जो इंक्रोचर बैठे हैं, वक्फ माफिया बैठे हैं, उनके ऊपर नोटिस जारी हो गए हैं और उनको लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि आप किस हैसियत से वक्फ की संपत्ति पर बैठे हैं। तो अगर वो जवाब नहीं दे पाएंगे तो वहाँ से आदेश हो जाता है कोर्ट से और फिर उनके हटाने की कार्रवाई प्रारंभ हो जाती है। जो कार्रवाई पेंडिंग है, अब हाई कोर्ट में उसके ऊपर भी विचाराधीन मामले चल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल्दी बैठक लेने की बात कही है। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए 2 जुलाई को राज्यव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी और यह अभ्यास सभी 13 जिलों के करीब 70 स्थानों पर एक साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा के समय राहत और बचाव तंत्र का आकलन करना और उसे और अधिक प्रभावी बनाना है। अभ्यास के दौरान राहत शिविरों में बिजली, पानी, भोजन की सुविधाओं की व्यवस्था का भी परीक्षण किया जाएगा। खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी है। कोर आम आदमी पार्टी प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने और बेहतर प्रदर्शन का दावा कर रही है। वहीं भाजपा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा का कहना है कि लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने और जनता के बीच जाकर अपना समर्थन बढ़ाने का पूरा अधिकार है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मथुरदत्त जोशी ने आम आदमी पार्टी की चुनावी तैयारियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने हिस्सा लिया था और अब 2027 के चुनाव की तैयारी कर रही हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। देखिए, लोकतंत्र है, हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। आम आदमी पार्टी ने 2022 में भी चुनाव लड़ा था और अपनी सीट देखी और अब फिर अगर तैयारी कर रही है तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र है, सबको अपना अपना अधिकार है, उनको भी अपना भाग्य आजमाने का आरोप है। और लेकिन जिस तरीके के रिजल्ट सामने आए हैं विगत के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा ऐसा कोई प्रभाव यहाँ नहीं है और फिर 2027 में मुँह की खाएंगे। लेकिन लोकतंत्र है, उनको अधिकार तो है ही है चुनाव लड़ने। खबर कोटद्वार से, जहां मरीजों और उनके तिवारदारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोटद्वार में एम्स ऋषिकेश के लिए सीधी रोडवेज बस सेवा शुरू की गई है। इस नई सुविधा से कोटद्वार और आसपास के क्षेत्रों में लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, खासकर उन मरीजों को जिन्हें उपचार के लिए नियमित रूप से एम्स ऋषिकेश जाना पड़ता है। कोटद्वार विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि कोटद्वार से एम्स ऋषिकेश तक सीधी बस सेवा संचालित की जाए। मरीजों और उनके परिजनों को यात्रा के दौरान कई बार बस बदलनी पड़ती थी, जिससे उन्हें समय और आर्थिक दोनों तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तीमारदार लगातार एम्स की ओर जाते हैं और अगर एक सस्ता माध्यम हो जाए अस्पतालों तक पहुंचने का, तो ये बहुत बढ़िया और बड़ी सुविधा हम जनता को देने जा रहे हैं। और ये भी कहना चाहूँगी, अगर ये यहाँ से पेशेंट्स की तादाद बढ़ेगी तो ये जो अभी एक बार दिन में जाएगी इस बस को, जैसे अफसरान ने मुझे यहाँ बताया है, ये 2 बार भी फिर हम इसको भेजने लगे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकारी स्वास्थ्य योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। कैशलेस उपचार से इनकार, मरीजों से अवैध वसूली तथा उपचार संबंधी मानकों में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर
3 अस्पतालों की संबद्धता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है, जबकि एक अस्पताल पर 86,250 रुपए का जुर्माना लगाया गया। देखिए रिपोर्ट। भाजपा सरकार की केंद्र की महत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना हर गरीब आम नागरिक तक पहुंचाने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं निजी अस्पतालों की मनमानी के चलते इसका खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आयुष्मान योजना से संबद्ध शहर के प्राइवेट अस्पतालों में मंगलवार को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की छापेमारी के दौरान कई अनियमितताओं का खुलासा किया गया है, जिसको लेकर अब राज्य सरकार उन तमाम प्राइवेट अस्पतालों को खंगालने में लगी है जहां पर आयुष्मान योजना से संबंधित घोटाले अनियमितता नजर आई। एक तरफ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल हर स्थिति से निपटने की बात कर रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री के निजी सचिव ने भी साफ कर दिया है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो आम जनता के इलाज के पैसे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बेहतर प्रयास करने में जुटी है, तो वहीं सरकार की योजनाओं को प्राइवेट संस्थान अंगूठा दिखते लगाते नजर आ रहे हैं। देखिए 60 लाख से ज्यादा लोगों के आयुष्मान कार्ड इस राज्य बने हैं। इसके अलावा हमारा सरकारी कर्मचारी हमारा अलग है, और इसके साथ साथ हम लोग एक ड्राइव भी चला रहे हैं कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के आयुष्मान कार्ड बन जाए और उनको इसका लाभ मिल सके। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये भी देखना आवश्यक है कि इसका दुरुपयोग ना हो, इस पे जो आदमी उस पर डिजर्व नहीं करता उसका अनुचित फायदा ना उठाए। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हम इसका फुल प्रूफ किस तरह से। कल स्टेट हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से कुछ हॉस्पिटल्स का औचक निरीक्षण किया गया है, और अभी उनकी रिपोर्ट मुझे प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन ये जानकारी में आया है कि कतिपय अस्पतालों में आयुष्मान के लाभार्थियों के आड़ में कुछ ऐसी कृत्य किए गए हैं जो नियमों की परिधि में नहीं आते हैं, और उनकी विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद उस पर बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड क्रांति दल कोई भी चीज तथ्यों के आधार पर बात करती है। हमें देखने में मिला है कि ये जो आयुष्मान कार्ड का जो अभी छापेमारी हुई, ये अब की बात है, लेकिन आयुष्मान कार्ड का जब से बीजेपी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जिस प्रकार से प्रचार प्रसार कर रही थी कि आयुष्मान कार्ड जनता के लिए हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये धरातल पर एक बकवास थी, एक झूठ थी, एक जुमला था। अब इसका सीधा एक उदाहरण मैं आपको बता दूं कि आयुष्मान कार्ड की सरकारी हॉस्पिटल में आवश्यकता क्या है। अगर आप इसको गहराई में समझ सकें तो आपको सारे इन जुमलों का ये जो छापे पड़ रहे हैं, ये जो उस पर जो लोगों के भ्रष्टाचार कर रहे हैं सरकार, वो सब स्पष्ट हो जाएगा। तो स्टेट हेल्थ अथॉरिटी ने इस वक्त छापेमारी करी है और कई अस्पतालों के ऊपर जुर्माना लगाया गया है। वही बता रहा है कि आयुष्मान कार्ड के नाम पर क्या पैसों की बंदरबाट करी जा रही है और किस तरीके से जो अस्पताल हैं वो लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, मगर कोई कंट्रोल नहीं है। और आपने पेनल्टी लगा ली, इसका क्या वो है कि आप आने वाले समय में ऐसा नहीं होने देंगे। इसके लिए आपने क्या कदम उठाए ये नहीं बताया। जो खामियां है वो जब से आयुष्मान कार्ड आया है तब से हम देख रहे हैं, क्योंकि ये पूरा मॉडल ही गलत मॉडल है। और इंश्योरेंस मॉडल जो होता है उसको और इस मॉडल को आप देखेंगे तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। उसमें मैं नहीं जा रही हूँ इस वक्त। व्यवस्था को कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार की मंशा पर शक नहीं किया जा सकता। हम बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना चाहते हैं। आयुष्मान के माध्यम से हम प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य लाभ देना चाहते हैं। हाँ, उसमें कुछ लोग उसका दुरुपयोग अगर कर रहे हैं और ठीक प्रकार से अगर उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं तो सरकार उसको सख्ती से निपटेगी। और कोई प्राइवेट संस्थाएं अगर इस पर सरकार को कोऑपरेट नहीं कर रही है तो निश्चित तौर पर उन पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन हमारी मंशा साफ है, हम बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना चाहते हैं और आयुष्मान के माध्यम से पूरे उत्तराखंड को, ये पहला एकमात्र प्रदेश संभव तो है जो पूरे देश में जो आयुष्मान में जिसका 100% कवरेज है, तो हम अपनी उस योजना को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, उससे लोगों को लाभ दे रहे हैं। एक तरफ बेहतर स्वास्थ्य सेवा न मिलने की वजह से पहाड़ों से ग्रामीण डांडी कांडी के सहारे अस्पतालों में अपना इलाज करने के लिए शहरी इलाकों तक पहुंच रहे हैं, तो वहीं सरकार की आयुष्मान योजना का लाभ सही से न मिलने के कारण इन मरीजों से मनमाने पैसे वसूले जाते हैं। यही वजह है कि सरकार को इस पर बड़ा एक्शन लेना बेहद जरूरी होगा ताकि जनता का पैसा जनता के काम आ सके। उत्तराखंड टैक्स रिपोर्ट। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारा।